हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? और सब कुछ कैसा चल रहा है? आपकी जो तैयारी हैं वो कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? चलिए, बढ़िया ही चलनी चाहिए और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है। अभी जो आपका एसएससी सीजीएल जो आ रहा है, जो आपने फिल किया है, ठीक है, उसका पेपर आपका जल्दी ही आने वाला है। लगभग 2 महीने के आसपास, 2-2.5 महीने का समय है आपके पास। तो इसके लिए मैं आपके लिए 20 मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 20 दिन 20 मॉक। ठीक है। ये 20 दिन में 20 मॉक जो आपको मैं दूंगा, ये सारे नए क्वेश्चंस बेस हैं। नया पैटर्न जो आ रहा है उस पैटर्न पे बेस हैं। तो आप उनको प्लीज़ सबको करके जाएं और 20 दिन 20 मॉक इनको लगा के चले जाओ। पेपर क्वालिफाई होना ही होना है। ठीक है। तो अभी आपको जब एग्ज़ाम में जाओगे, जो क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, या जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ लाइनें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कि लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है। आप एग्ज़ाम से ये कहोगे कि अभी शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है मेरे भाई, बस इसी जज्बे के साथ चलते हैं हम अपना पहले मॉक की तरफ, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए एकदम बेस्ट न्यू पैटर्न बेस है। तो आप ये 20 के 20 मॉक लगा के जाएं, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। 20 दिन 20 मॉक। ठीक है मेरे भाई। ये जो आप पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, एक संख्या है जिसको एक ही अंक को 6 बार लिखने से ये बनी है। जैसे उसने गिवन भी किया 111111, ठीक है, या 44444, ठीक है, इस तरीके से है। तो कह रहा है ये हमेशा किससे डिवाइड होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ऑप्शन में है 7, 11, 13 और इन सभी से। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 777 और 777, आप बताओ क्या ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा? क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। अगर ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन में 7 भी है और 11 भी है, तो ये दोनों ऑप्शन कैसे लगा दोगे? दोनों ऑप्शन क्लिक होते हैं क्या? कभी कभी होते ही नहीं है। तो आपने क्या आंसर लगाना है इसमें? डी ऑप्शन लगाना है। ये नंबर इन सभी से भाग हो जाएगा, यानी वो नंबर 13 से भी डिवाइड होता है। वैसे ये क्वालिटी होती है, जो नंबर 11, 13 और 7 से डिवाइड होता है, वो एक नंबर को 3 बार रिपीट करता है। सेम डिजिट 3 बार जो रिपीट होती है, वो नंबर ऑलवेज 13, 11, 7 से परफेक्टली डिवाइड होता है। ये बात आपको रटनी है और रट के चलना है। ठीक है मेरे भाई। तो ये पहला क्वेश्चन आपका था, जो कि बहुत ही सिंपल, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, ज़्यादा बड़ी नॉलेज की इसमें आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल सवाल। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि 8 आदमी 24 दिन में 80 हेक्टेयर लुनाई कर सकते हैं, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर लुनाई कर सकते हैं? ये लुनाई कुछ वर्ड होता है, इसका ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा रिजल्ट एम, डी और वर्क है। एम आपके इसमें 8 हैं, ठीक है, डे इसमें 24 हैं और वर्क इसमें 80 हेक्टेयर है। तो 36 आदमी कितने दिन में, 30 दिन में कितने हेक्टेयर की करेंगे लुनाई? तो इसको सॉल्व कर लो। ये तीर सीधा होता है, ये तीर सीधा होता है, ये तीर उल्टा होता है। ठीक है मेरे भाई। तो इसको अगर जब आप लिखोगे तो ये आएगा 8/36 इंटू 24/30 और ये आएगा आपका x/80। जो तीर उल्टा होता है वो पलट जाता है, तो काटा पीटी कर लो। काटा पीटी करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा जी, है भाई, और ये कट जाएगा 4, 12 दूनी 12 तिया काट लो, 2 से काट लो ये 5 पर, 3 तिया 9 पंजे 45, 450 आंसर आ गया 450। राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, नॉर्मली एमडीएच का सवाल है, मिश्र समानुपात का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक कुंड को 2 सप्लाई पंपों द्वारा क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है, परंतु एक वेस्ट जो आउटलेट पाइप है जो पानी निकालता है वो 1 घंटे में उसको खाली कर देता है। ठीक है, सप्लाई वाले दोनों जो पाइप है उस कुंड में खोल दिए गए हैं, दोनों एक साथ काम को कर रहे हैं, और वेस्ट किंतु जो दूसरा वाला आउटलेट पाइप है जो पानी बाहर निकाला उसको चला के आप भूल गए। ठीक है, और वेस्ट पाइप कितनी देर बाद बंद हुआ ताकि 14 मिनट में टंकी को भरता है। देखो भाई 14 मिनट में टंकी को इसमें भरना है, तो सवाल तो बहुत आसान सा है। देखो जी, ए आपका इसमें 30, ए आपका इसमें 20 है और बी आपका 30 मिनट है, और जब तीनों नल एक साथ खोल देते हैं तो चौदह मिनट कितने समय 1 घंटे में खाली कर देता। जो वेस्टेज वाला है एक मतलब खुला रह गया वेस्ट वाला भी, तो जब दोनों तो ये ऐसे ही खुले हुए हैं, जब तीसरा भी खुल जाता है तो 1 घंटे में खाली हो जाता है। 1 घंटा यानी कि 60 के आसपास, 60 बन गया ये मामला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, ये खाली कर रहा है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम 60। 20 के पहाड़े में 60 कहाँ आएगा? 30 पर, 30 के पहाड़े में 2 पर, 60 के पहाड़े में 1 पर। ये ए है, ये बी है, ये ABC की एफिशिएंसी है। आप मुझे बताओ यहाँ सारा काम सी से कराना है, सी कितनी देर में खाली करेगा ये तो पूछा, ताकि 14 मिनट में टंकी भर जाए उसको पूरा खाली कर सकें। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना आता है? 3 और 2 5 आता है। 3 और 2 5 आ गया। अगर 5 आ गया और ये जो है आपका ABC -1 लाना है, आप बताओ अगर ABC -1 लाना है तो C कितना होना चाहिए? बोलो। अगर ABC -1 लाना है तो AB 5 है तो C कितना होना चाहिए बताओ? बोलो भी, बोलो कुछ। देखो एक काम करो, 14 मिनट का मामला निकालते हैं। उसने क्या बोला? वेस्ट पाइप कितनी देर बाद बंद किया जाए ताकि कुंड 14 मिनट में पूरा भर जाए। 14 में बंद किसको करना है? निकालने वाले पाइप को, यानी जो पानी भर रहे हैं उन्हें तो बंद नहीं करना, उन्हें तो 14 के 14 मिनट काम अगर कराता हूँ मैं तो 1 मिनट में 5 तो 14 मिनट में 70 लीटर टंकी इन्होंने भरी है, जबकि टंकी कितनी है? 60 लीटर। तो ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा 60, 70 - 60 यानी 10, 10 यानी 10 मिनट बाद उसको बंद किया गया है। 10 मिनट बाद उसको बंद किया गया है ताकि 14 मिनट में टंकी पूरी भर गई है, क्योंकि 10 उसने निकाला होगा, सिंपल, 60 रह गया होगा। तो बहुत ही सिंपल सी ये बात आपकी आर्गुमेंट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर तक बढ़ाने के लिए एक ओर से प्लॉट में 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है। खाई की गहराई चाहिए। देखो गहराई मोटाई या ऊंचाई तीनों निकालने के लिए आपको डायरेक्टली एक काम करना, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। करते हैं ज़रा। देखो 48 मीटर लंबी हो गई, 31.5 मीटर चौड़ी हो गई और 6.5 डेसीमीटर को मीटर बना हुए तो 10 से डिवाइड करोगे, ये हो गई 0.65, ये हो गया 0.65। डिवाइड कर दो 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी, इससे डिवाइड मार दो और आपका यहाँ पे खेल ख़त्म हो जाएगा। देखो डेसिमल से तो डेसिमल चला गया, सॉरी ये वाला भेज दो, डेसिमल से डेसिमल चला गया और यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 100 लग गया। काटा पीटी मचा लो, इसको काटोगे तो 13 एकम, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 5 से कटा ये 20 पर है भाई, और 7 चौक 28,
7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये कटेगा आपका किससे, 5 निम 45 और 5 चौक 20, ये हो गया 6, 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48 है भाई। ये हो गया 9 अट्ठे 9 छिक 54 और 27 दूनी हो गया 54। 2 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 मीटर ढूंढो तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ काटा पीटी मचानी है और कोई काम इसमें इतना एक्स्ट्रा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% के 2 क्रमागत बट्टों के बाद कटौती देता है। यदि विक्रय मूल्य 765 रुपया फिक्स हुआ है तो एमपी चाहिए। देखो एमपी चाहिए, लास्ट जो प्राइस है आपका वो 765 है इनटू, ठीक है। डिस्काउंट आपको मिला है पहला 15%, या आप एक काम करो इसको बराबर रख लो, बराबर ज़्यादा ठीक रहेगा। 15% का डिस्काउंट होने का मतलब क्या है, 15% डिस्काउंट है तो 85% पे मिली होगी, या फिर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, तो ये हो गया 17/20। पहला डिस्काउंट ख़त्म, इनटू दूसरा डिस्काउंट निकालते हैं 10%, 10% 1/10, डिस्काउंट मिल गया तो 9/10। इसको काटा पीटी मचा लो, है भाई। काटा पीटी मचाओगे तो ये कितना आएगा 17, 153, 153 से पूरा चला जाएगा 15 पर, सॉरी 5 पर, 5 दूनी 10, 2 0, 1000 रुपये का आपका एमपी आ गया। एमआरपी अंकित मूल्य आपका 1000 रुपया है इस वस्तु का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घड़ी बेचते समय एक दुकानदार ने 5% का डिस्काउंट दिया। यदि डिस्काउंट 7% का दिया जाता तो 15 रुपये कम का लाभ होता। एमपी चाहिए, तो आपको तो बता रखा है डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, सेम चीज़ें माइनस हो जाती हैं। तो 2% की वैल्यू आपको 15 मिल गई। अगर 15 मिल गई तो 2 से काटो 50, 50 15 जा 750, 750 आपका एमपी। बहुत ही बढ़िया लाजवाब सवाल है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जहाज का मॉडल 1:200 के परिमाप पर बनाया गया है। कितने परिमाप पर, 1:200 मीटर के परिमाप पर। क्लियर मेरे भाई। चलिए, यदि मॉडल की लंबाई 4 मीटर हो, ये वाली 4 मीटर है तो ये 4 का मल्टीपल है, तो ये 4 का मल्टीपल होगा तो 800 मीटर आपका ये हो जाएगा। जहाज की लंबाई चाहिए। अबे तो जहाज की लंबाई पेरीमीटर ही तो होगी, 800 मीटर आपका आंसर नहीं आ जाएगा। बोलो, जो जहाज की लंबाई है वो पेरीमीटर ही तो होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 800 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सिंपल सा सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समिति में 6 व्यक्तियों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है जब 55 वर्ष और 60 वर्ष के 2 आयु के स्थान पर 2 नई महिलाएं आती हैं। उन नई महिलाओं का एवरेज चाहिए। बताओ, 55 वर्ष और 60 वर्ष उसमें से चला गया, 55 और 60 चला गया, तो आप ये कह पाएंगे क्या 115 चला गया है भाई? बोलो भाई, 50 और 60 155 और 60 115 ही तो हुआ। 115 उसमें से चला गया, जो आया है नया वो औसत बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया। 6 लोगों की समिति में औसत 2 बढ़ेगा। अगर एक आदमी का एवरेज 2 बढ़ेगा तो उस समिति में 6 लोग हैं तो 6 का 12 बढ़ेगा।
6 का 12 बढ़ेगा तो 12 बढ़ा लेते हैं, 12 बढ़ाओ कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 127। नई जो महिलाएं आई हैं वो 127 की हैं, बट उसको तो एवरेज चाहिए है भाई, एवरेज ही तो चाहिए, एवरेज चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लो। 63.5 क्यों, क्योंकि 62 दूनी होते हैं, 63 दूनी 126 और 1 का आधा ये, तो ये आपका 63.5 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो घबराने की बात नहीं है, CGL है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ठीक है, अभी एडवांस का क्वेश्चन एक भी पुट नहीं किया है, आगे आने वाले हैं, लेकिन तो टेंशन नहीं लेनी है, सब देख लेंगे। लीजिएगा, क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 1 लाख है, यदि आबादी हर साल 10% की दर से वृद्धि होती है, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में चाहिए। तो तीसरा वर्ष का प्रारंभ मतलब दूसरे साल का अंत हुआ ना भाई, बोलो, तीसरे साल का प्रारंभ जो होगा वो दूसरे साल का अंत ही तो है, तभी तो अंत होगा दूसरे का, तभी तो तीसरे की शुरुआत होगी, तो आपको दूसरे वर्ष का अंत का मामला चाहिए। देखो 10% से 2 साल की अगर इफ़ेक्टिव निकालते हैं तो 21% इफ़ेक्टिव बनती है। जानते हैं ना कैसे, 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर 100, 2 0 ख़त्म 1, तो 20 और 1 21% इफ़ेक्टिव बनती है, प्लस इसमें 100 मेरा मूल हो गया जो मेरा पहला है, तो ये टोटल हो गया 121%। जितना भी आपको गिवन है उसका 121% निकाल दो, वही आपका उत्तर आएगा, यानी 121 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन के। ठीक है, नहीं तो आप इसको फिर नॉर्मली करोगे तो 10% 1/10, 11/10, 11/10 तो भी 121 ही होना है भाई। 11 गुणा 11 क्या मानते हो आप, क्या 121 नहीं मानते हो, बोलो। 11 का स्क्वायर तो सबको पता होगा ना, तो पता करना चाहिए, नहीं पता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है, कहता है एक आदमी एक P स्थान से चलता है और 7 घंटे में डिस्टेंस पर पहुंचता है, 7 घंटे ध्यान रखना। वह दूरी का 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटा से शेष को 12 से P और Q के बीच का डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर में। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहानी ये है यहाँ पे कि जो इसका उत्तर होगा उसका 1/4 निकलता होगा पूरा पूरा, तो 1/4 70 का नहीं निकलता, काटो। 1/4 90 का नहीं निकलता, काटो। 80 या 72 बचा, 80 72 में से कोई भी एक ऑप्शन उठा के टैली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कैसे करेंगे टैली, देखो आपको टैली बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट मेथड भी आपको सिखा दूंगा। 2 ऑप्शन तो यहाँ कट हो गए, ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, तो मैं यहाँ से 80 उठा लेता हूँ। अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर का रहा है और मैंने इसका 1/4 मतलब कितना, 1/4 हो गया इसका 20 किलोमीटर मैंने यहाँ तय किया, तो यहाँ मैंने 60 किया होगा, तभी ना 80 किलोमीटर बैठेगा। इसको मैं 10 से गया हूँ, इसको मैं 12 से गया हूँ, तो यहाँ देखो कितना आ गया 2 घंटा, यहाँ कितना घंटा आ गया 5 घंटा, 2 और 5 आ गया 7 घंटे, और 7 घंटे में ही डिस्टेंस को ट्रैवल किया गया है। यही आपका करेक्ट आंसर है, 80 किलोमीटर। यस, यही आपका फर्स्ट क्लास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो टैली से बहुत आसान होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये चेक करो कि आपको पहली दूरी का 1/4 तय करना है, तो 1/4 किसका निकल सकता है, ऑप्शन में वही उत्तर होगा जिसका 1/4 निकलेगा। ए ऑप्शन गया क्योंकि वह 70 है, 70 का 1/4 होता नहीं, चौथा हिस्सा हो ही नहीं सकता, डेसिमल में आएगा, है ना, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है ना जो आपको समय चाहिए। और दूसरा है 90, 90 का 1/4 नहीं होता, तो 2 ऑप्शन गए। जीरो वाला जब भी ऑप्शन उठाना है एग्ज़ाम में, जब भी आप बैठे हैं तो ऑप्शन उठाना है या तो ज़ीरो वाला या सबसे छोटा वाला। ठीक है,
अगर आंसर नहीं भी आता है, छोटा ऑप्शन उठाया या जीरो वाला उठाया, ऑप्शन आंसर नहीं भी आता है, तो एक ऑप्शन जल्दी से कम तो किया जा सकता है। बोलो, अब आपने पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर उठा लिया है, यार इसका चौथा हिस्सा बड़ा दिक्कत कर रहा है, नहीं निकालना, टैली करने में दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, और बाकी 3 आसान ऑप्शन है, तो पहले तीनों उनको उठा लो ना जो आसान है, उनको गलत साबित कर लो। है भाई, काहे इसमें दिक्कत है? देखो, अगर किसी को ये टैली समझ में ना आया हो या टैली में लग रहा हो भाई समय लगेगा या हमें ऑप्शन टैली नहीं कर पाएंगे, या ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें चारों का ही 1/4 निकलता हो, तो आप क्या करेंगे? देखो, डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट भी बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आपको टोटल डिस्टेंस 7 घंटे में प्रॉपर ख़त्म करना है, जिसमें 1/4 को 10 से जा रहे हो, 1/4 को 10 से जा रहे हो, तो 1/4 बराबर 10 यानी कि 40। टोटल डिस्टेंस अपनी मर्जी से अब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस लेट कर लो। लेट डिस्टेंस 40 किलोमीटर, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने बोला 1/4 को 10 से जाओगे तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो। तो 40 किलोमीटर अगर टोटल डिस्टेंस है तो 40 का 1/4 यानी 10 किलोमीटर को 10 से जाओगे, 10 किलोमीटर को 10 से जाओगे, और बाकी बचा 30 किलोमीटर, इसको 12 से जाओगे, तो यहाँ 1 घंटा लगेगा, यहाँ लगेगा आपका 12 दूनी 24, 2.5 घंटा लगेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो टोटल कितना लग गया? 3.5, 3.5 का डबल होता है 7, 3.5 का डबल होता है 7। जो भी आपने डिस्टेंस माना है उसका डबल कर लो। 40 का डबल 80, 40 का डबल 80, नेट डिस्टेंस आपको 80 किलोमीटर मिल जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। एक्स वैक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी एक्स का यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है मेरे भाई। ज़बरदस्त लॉजिक आपके लिए लेके आता हूँ यार मैं, कम से कम चीज़ों को चला के तो देखो। CGL का पैटर्न है, सारा मॉक टेस्ट है आपके लिए। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है टोटल मैथ्स के, और 25 के 25 क्वेश्चन में से 25 के 25 नंबर आएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है तो आप जानते ही हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, 50 नंबर का टेस्ट है। 50 में से मैथ्स में 50 में से 50 लाने हैं, इसका टारगेट बना के चलो। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है x की 51 + 1, x की पावर 51 प्लस में 51 को x + 1 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो, आपको इसको डिवाइड करना है x + 1 से, तो इतना ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ, x + 1 बराबर 0 पुट कर लो, तो x बराबर आ जाएगा -1। x की जगह -1 पुट करो। अगर आप बताओ x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 51 प्लस में 51 ही तो बनेगा भाई। अगर -1 पे पावर 51 है, ऑड है या इवन है? आप कहोगे ऑड है। अगर किसी नेगेटिव पे पावर इवन ऑड है तो आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है भाई। तो -1 और +51, तो आंसर आ जाएगा केवल 50, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं और आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सरल बनाने का ये तरीका, डिवाइड कर दोगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। वैसे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा तो बताओ। x + 1 = 0 पुट कर दो, सब कुछ अपने आप आसान सा हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। k का मान बताना है भाई। एक्सप्रेशन आपके सामने है और ये मैं लिख रहा हूँ x³ + 4x की स्क्वायर प्लस में 5x - k, और इक्वेशन आपको जो दे रहा है वो दे रहा है कि भाई x - 2 से डिवाइड करना है। मैंने बोला ना, अगर डिवाइड करना है तो x - 2 बराबर 0 पुट कर लो, तो आप कहोगे x बराबर आ गया 2, बस तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 की पावर 2 4, 4 हो गया 16, 2 की x की 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस हो गया। और आपको k की वैल्यू तो चाहिए, बराबर इसके 0 रख के k को उधर छोड़ दो,
है भाई। क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया आपका 24, 24 10 हो गया 34। k इक्वल्स टू आ गया 34 इज द राइट आंसर। 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है, ये आपको सब में इक्वेशन दे रखे हैं 3x और ky और y सब ये सब ना, और ग्राफ में बता रखा है समपाती हैं। देखिए समपाती में क्या होता है, ये तीनों बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 b2, c1 c2 सब आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो ज़रा इसको मैं एक बार सेट करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 3x प्लस ky माइनस 4 बराबर, या इसको इधर ले जाते हैं बराबर पॉजिटिव कर लेते हैं 4। ठीक है, दूसरा देखते हैं के वाले को एक साइड कर लो, के यहाँ हो गया। ठीक है भाई, के को यहाँ ले लेते हैं और -4y, अच्छा y के ऊपर y वाले को यहाँ लेना पड़ेगा ना। y एक काम करो, इसको में ना -4y और इसको ना अलग ही छोड़ दो, तो यहाँ ले लो आप 3x की जगह 3x रख लो प्लस 4y रख लो, बराबर रख दो के, क्योंकि के इस साइड, के अपनी साइड छोड़ दो, बाकी मामले को उधर ले जाओ 0 के। तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 1, इसको 1/4, k/4 और 4/k। तो ये समपाती के रूप में काम करता है। तो ये तो 1 हो ही रहा है, ये दोनों वैल्यू ले लो, तो ये y कॉफिशेंट तो हो जाएगा ख़त्म, ये हो जाएगा k/4 बराबर 4/k। ये हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, अंडर रूट लेंगे तो k बराबर आ जाएगा आपका 4 आंसर। k इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है a माइनस 1/2a बराबर 3 है और आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a²। क्वेश्चन आपके सामने है। देखो आपको मेन जो फंक्शन है वो ये चाहिए, a स्क्वायर प्लस 1/4a एक बार, और एक बार आपको चाहिए a³ माइनस 1/8 की 8a की क्यूब चाहिए। मतलब एक बार स्क्वायर में फंक्शन चाहिए, एक बार क्यूब में फंक्शन चाहिए, और आपके पास गिवन है a माइनस 1/2a बराबर 3। देखो भाई बात तो बहुत आसान सी है, आप जानते हैं स्क्वायर का फंक्शन कैसे आता है, लेकिन दिक्कत है यहाँ पे ये 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। आप मुझे बताओ अगर मैं इधर स्क्वायर वाला फंक्शन निकालूं तो इस पूरे पे मुझे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनेशन करनी है, करना सॉल्व नहीं है। ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, यही बोलो। आगे बनेगा -2ab, तो -2a से a कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, उधर 1 बचेगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 ये हो जाएगा 10। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, इधर वाली इनटू क्यूब वाली कैसे आएगी, क्यूब का फंक्शन निकालो। क्यूब का क्या होता है, क्यूब में इसका क्यूब करते हैं, क्यूब में इसका क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो ये तो सेम फंक्शन बन जाएगा। तो बचेगा क्या, -3ab और a प्लस b यानी 3, ये कट जाएंगे, 3 3 9, 9/2, 9/2 उधर चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9/2, ये मामला बन जाएगा। यानी ये 9/2 क्या हो जाएगा, 4.5, ये हो जाएगा 4.5 है भाई। इसको यहाँ लिख देते हैं, 3 3 9, तो ये यहाँ पे फंक्शन निकल के आएगा 27 प्लस में 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 31.5 है भाई। 31.5 इंटू 10 करोगे तो 315 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये अलजेब्रा में मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। जिस बच्चे ने ये नहीं देखा है तो पहले अलजेब्रा देख लो, उसके बाद ये फंक्शन निकालना आपके लिए बहुत
इजी हो जाएंगे कि क्यूब में कैसे जाना है और स्क्वायर में कैसे जाना है बहुत फास्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 315। 315 देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि MNP त्रिभुज का केंद्रक G है, MNP एक ट्रायंगल है, MNP ये कोई ट्रायंगल है, क्लियर भाई। G इसका केंद्रक है, सेंट्रोइड है G, सेंट्रोइड है G, और MG 5 है, MG 5 सेंटीमीटर है, MG 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में बतानी है मीडियन की लंबाई। अच्छा मीडियन क्या होता है इसमें, क्या मीडियन आप इसको पूरे को मिला दूं, अगर मैं MNP यहाँ O ले लेते हैं, चलो MO की लंबाई चाहिए, पूरा मीडियन चाहिए। देखो भाई होता क्या है, क्या आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि ये होती है, ये रेडियस ये होती है, ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन, क्या ये 2/3 के रेशो में नहीं बढ़ती है? क्या जानते हैं इस बात को? बोलो, नहीं जानते? चलो समझाता हूँ। एक चीज़ और समझो यहाँ, जिस बच्चे को नहीं पता है वो समझो। ये एक सर्कल मैंने इसमें इंस्क्राइब कर दिया है भाई। देखो ये आपकी रेडियस होती है, ये वाली, बोलो होती है नहीं होती सर्कल की रेडियस? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होती है। तो ये ऊपर ऊपर जो जाएगी ये भी रेडियस कहलाएगा, पूरा डायमीटर हो गया। तो ये आर हो गई, एक ये आर हो गई, तो ये जो ऊपर बचती है ना तीसरी वाली, ये भी आपकी आर ही होती हैं। तो इस केस पे अगर चले जाएं तो ये तीनों क्या होती हैं? तीनों आर होती हैं। 3 आर होती हैं। तो आप ऐसे समझो, आपको 2 आर गिवन है, एक हाइट में एक मीडियन में 3 आर होती हैं। तो ये जो सर्कल इसमें बनाऊंगा मैं, तो ये अकेला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मामला है, ये 2 आर लेके बैठा होता है। ठीक है, 2 हिस्से होते हैं। अगर ये 2 हिस्से हैं, तो अगर ये 2 अकेले हिस्से हैं तो ये एक हिस्सा है, तो 2:1 का रेशो ही तो होता है। अब बताओ, अभी समझ में आई बात? तो आप एक काम भी कर सकते हो भाई, ये 2 हिस्से हैं तो एक हिस्सा हो गया 2.5, एक हिस्सा 2.5 का हो गया, तो 3 हिस्से हो गए 7.5। 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। टोटल मीडियन की जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर है। या फिर ये जो है 2 हिस्से लेके बैठा है, 3 में से 2 हिस्से 5 हैं, तो ये हो गया 15, ये हो गया 15 का आधा 7.5। तो आप कैसे भी कॉन्सेप्ट चला लो, कितना भी बुरा से बुरा कर लो या कितना अच्छा कर लो, ये 7.5 ही आनी है टोटल मीडियन। ठीक है मेरे भाई, बस यही आपको समझाना है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक समानांतर चतुर्भुज ABCD कोण 20 में 60 डिग्री है, अन्य कोण ACD का रेशो चाहिए। ACD का रेशो चाहिए। देखो भाई, ये कोई आपका पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, एक मिनट रुको। ये ले लो, है भाई, ABCD, ये कोई आपका समानांतर पैरेललोग्राम है भाई। ABCD कोण है, 20 में 60 डिग्री है, ये वाला एंगल इसमें 60 डिग्री है। तो एंगल ACD रेशो चाहिए, क्या होगा? देखो भाई, ये एक ही रेखा के है ना कोण, अगर ये 60 है तो ये 120 है। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है। अगर ये 20 है तो ये 60 होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, अगर ये 60 है तो ये 120 रहेगा। आप कहेंगे बिल्कुल जी। तो बस काम ख़त्म हो तो गया। A आपका 120, C आपका 120 और ये आपका 60।
आंसर विल बी 2:2:1, 2:2:1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है ही नहीं जब आप कह रहे हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है PQR त्रिभुज का परिकेंद्र O है, ठीक है। सरकम सेंटर है ये, ठीक है, ये लाइक दिए है, ये मामला है भाई, ठीक है जी, ये O है और OX परपेंडिकुलर PQ है। अच्छा पहले इसको PQR है, OX परपेंडिकुलर है PQ पर OX परपेंडिकुलर है, ये इस पे लंब हो गया परपेंडिकुलर। तो कह रहा PX और QX के बीच में क्या रिलेशन है। PX और QX में रिलेशन चाहिए। देखो भाई एक बात मुझे बताओ, हाँ, अगर मैं यहाँ से इस पे ऐसे कोई लाइन डालता हूँ तो ये इसको मीडियन हो गई इसकी, इधर ये मीडियन हो गई इसकी और इधर ये इसकी मीडियन हो गई। बोलो, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गई। ये जो सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, तो ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। आप बताओ क्या ये भुजा अलग अलग होगी जब ये सेंटर है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दोनों अलग अलग होंगी क्या, नहीं होंगी ना। तो ये दोनों नहीं होंगी, तो इस पे जब परपेंडिकुलर डालते तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस। देखो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी देखो ज़रा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें जो हम ये डालते हैं परपेंडिकुलर, ये इसकी मीडियन भी कहलाती है, ये इसका परपेंडिकुलर भी होता है। मीडियन परपेंडिकुलर सेम है। अगर मीडियन को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे तो मीडियन तो 2 बराबर भागों में बांटता है लाइन को, क्योंकि इसमें इन दोनों का रेशियो बराबर होता ना। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, अर्थात PX बराबर हो गई QX के। बस यही थ्योरम आपको काम आ जाएगी, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर C लगा के आगे की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत नॉर्मल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कहता है ABC समकोण है A पर, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और A उसमें समकोण, यानी ये A मान लो, ये B, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है भाई। कहता है AB 24, AC 7, तो 7 24 25 इसकी पाइथागोरस होती है। ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा BC की लंबाई, BC की लंबाई निकालने की ज़रूरत है क्या, आंसर आ तो गया। डायरेक्ट खतरनाक सवाल, एक शॉट में ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा में इसका न्यूनतम मिनिमम मान चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 0 रख दें, है भाई। cos 0 1 का स्क्वायर 1, sec 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 0 से नीचे क्या लगाओगे यार, और 0 पुट करके क्वेश्चन ख़त्म कर दो, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो tan थीटा प्लस में cot थीटा √3, तो tan क्यूब अल्फ़ा प्लस cot क्यूब अल्फ़ा चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या tan cot का उल्टा होता है, नहीं होता, बोलो।
आप कहेंगे हाँ जी सर होता है। अगर tan cot का उल्टा होता है या cot tan का उल्टा होता है तो ये क्या है, ये tan को अगर मैं a मान लूँ, tan अल्फ़ा को a मान लूँ, तो ये क्या है, ये a + 1/a ही तो गिवन है आपको रूट में 3, और आपको a की क्यूब + 1/a की क्यूब चाहिए। बोलो यही तो फंक्शन बनेगा इसमें। और क्यूब वाला फंक्शन निकालने के लिए तो मेरे पास डायरेक्ट जुगाड़ होता है भाई, इसका क्यूब -3a, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 3√3 आएगा, प्लस का साइन है माइनस करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो 3√3, 3√3 में से 3√3 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। 0 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है, बहुत थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है PQ तथा PR समबाहु समकोण, PQR की बराबर भुजाएं हैं, मतलब समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, ये मामला है। ये समझो, ये दो भुजाएं बराबर है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, PQR है, PQR का मामला है। कहता है अब आपको चाहिए, देखो अगर ये 90 है तो आप कहोगे ये दोनों 45-45 होने चाहिए, क्योंकि 90 तीनों एंगल्स का सम 180 90 अकेला, तो दोनों 45-45। अच्छा दोनों 45-45 क्यों होंगे, किसी ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होती हैं तो दो एंगल बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बड़ी खतरनाक वाली है, इसको याद रखना जीवन भर, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, सिंपल tan αp/2 प्लस cot α/q, तो tan p/2, तो tan p/2 करोगे अगर तो कितना बनेगा बताओ। देखो अगर मैं यहाँ पे p का /2 करता हूँ तो p 45 है, तो एक काम कर लो, इसके ना एंगल्स चेंज कर लो, एक काम कर लो, इसको p कर लो, इसको q कर लो, इसको r कर लो। इससे क्या होगा, p/2 लगाओगे तो 90 का आधा tan 45 बन जाएगा, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 22.5 डिग्री निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आसान बनाना है सवाल को तो इसी तरीके से बना सकते हैं। cot 45, सीधा cot 45 डिग्री, tan cot का उल्टा होता है, ये 1 है तो ये 1 है, 1 और 1 हो गया, 1 + 1 हो गया, 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos α 5/3, cos α 5/13। देखिए क्या आपने ये पढ़ा है, PBP HHB, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइन cos tan cot sec cosec होता है, तो साइन cos होता है तो B/H है, ये आपका B है, ये आपका H है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 5 12 13, परपेंडिकुलर आ जाएगा 12। बोलो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो ट्रिपलेट है उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, ठीक है भाई। अब आपको क्या चाहिए, cot α प्लस cosec α, ये आपको वैल्यू चाहिए। तो cot क्या होगा, साइन cos tan cot BP, तो BP 5/12 प्लस cosec होगा HP 13/12, ये हो जाएगा 18, 18/12, अर्थात आंसर आ जाएगा 1.5 12 जा 18, तो 18 इसका 1.5 आपका कंफर्म आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका पाई चार्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन डाटा आपके सामने है, सारा दिया हुआ है यहाँ पे। इनकम उसकी 1,80,000 है 2005 में। क्वेश्चन है पहला, उसने औषधि पर
कितना व्यय किया है, टोटल खर्चा औषधि पर कितना किया है। मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे औषधि मेरी 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो टोटल जो आपका है 1,80,000, 1,80,000 का 20 डिग्री निकालने का मतलब है 20/360 है भाई। 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया ये 18 पर, 18 से 18 कट गया, 10,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। औषधि पर जो खर्चा हुआ है वो 10,000 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल पर उसका खर्च खाने पर उसके खर्च का कितना प्रतिशत है। पेट्रोल पे कितना खर्च है, आप कहोगे 40 डिग्री, और खाने पर 90 डिग्री, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो प्रतिशत का 100, ये 2 जीरो से दोनों जीरो ही काट दो है भाई। 400 बटे में 9, 9 चौक 36, 40 यानी 9, या ऐसे देख लो ना, 90 और 40, 90 का आधा 45, 45 यानी 50%, 50% से थोड़ा सा कम वाला आंसर आ जाएगा 44 सही, 4/9% निकल जाएगा। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक कर लो। 90 का ये 50% से थोड़ा कम है भाई, 90 का 50% 45 होता है, 45 से नहीं है वो 40 है, 40 है तो कितना कम है, 5 कम है भाई, तो थोड़ा 50 से कम है, 50 से कम है तो आंसर देख लो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी पाई चार्ट पे है, कह रहा 2004 तथा 2005 में जेम्स की आयु, जो जेम्स उसका नाम है बंदे का, उसकी जो एज जो इनकम का रेशियो है 4:5 है, 4:5 है, जिसमें 2004 ये 2005 का है, तो 2005 में तो तुम्हें दे ही रखा है 1,80,000, ये 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है तो 360, 144, ये आ जाएगा 14,40,000, 1,44,000 आ जाएगा ये, और इसकी तो 1,80,000 है ही है, तो ये रेशो बन जाएगा 4:5, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 36,000 और 4 तो 1,44,000 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है औषधि पर जो उसका व्यय है वो 3:2 का रेशो है, औषधि में 3:2 का रेशो है। अगर औषधि यहाँ 20 है, औषधि यहाँ पे 20 है 2005 में, और यहाँ 2 बता रहा है, तो एक यूनिट 10%, तो 30% आ गया, तो इसका 30% निकाल लो है भाई, 30% ही तो चाहिए टोटल इनकम का। या फिर एक काम करो, आपका औषधि का जो आया था अभी, औषधि पे 10,000 खर्चा था ना 2005 में, जो औषधि जो दवाइयों पे खर्चा था वो 10,000 था। अब इसका ये 3/2 रेशो बनाना है, तो ये 15,000 आ जाएगा 2004 में है भाई। 2004 में दवाइयों पर 15,000 रुपया खर्चा होता था। अब कह रहा है ये परसेंट में बताना है, अगर परसेंट में बताना है तो परसेंट में बता देंगे। ये कर लो आपका 1400 और परसेंटेज का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 144 1500 में कहाँ चला जाएगा बताओ, है कुछ उम्मीद? 1440, अगर ये 1440 होता 1500 की जगह तो 10 होता, तो ये 10% से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अच्छा 10% से ऊपर अगर देखोगे तो ऑप्शन सारे ही 10% से ऊपर है ना भाई। तो फिर एक काम कर लो, काटा पीटी मचा लेते हैं, है ना। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 छिक 24, 4 से काटोगे इसको तो 15 को अलग रख लो, 4 से काट लो ये 25 हो जाएगा है भाई। 3 से काटो 3 पंजे, 3 से काटो 3 से 12, ये आ जाएगा 125 बटे में 12। अब 12 से काटेंगे तो 12 धाम 120 है भाई, बचेगा 5 जीरो, तो 12 चौक 48, लगभग 10.4% का मामला यहाँ पे बन जाएगा। 10.4%, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई।
तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था, जो मॉक टेस्ट आपका है। 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है और 20 दिन की ये प्रिपरेशन है। 20 दिन में 20 मॉक मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा, गारंटी है। आप इनको करके चले जाओ, सिलेक्शन आपके हाथ में है, प्री आपका क्लियर होगा ही होगा। ठीक है मेरे भाई, इससे ज़्यादा आपसे मैं कुछ और बात नहीं कह सकता। और अगर आपको ट्रिक्स और ये अच्छा लगा हो मॉक टेस्ट, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे भाई।